नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, करीब 8 साल पहले की है, लेकिन फैसला उस पर जो आया वो अभी का है, हाल फिलहाल का है, 1-2 दिन पहले का। राज्य है मध्य प्रदेश, जिला है इंदौर, तारीख थी 31 मई 2016। 31 मई 2016 को शाम को 7 बजे राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके बताया कि उनकी पत्नी राजकुमारी की घर में किसी ने घुसकर हत्या कर दी। यह भी बताया कि हमारी पत्नी का शव पहली मंजिल पर बाथरूम के पास पड़ा हुआ है। खैर, गंभीर बात थी, बड़े व्यापारी थे राजेंद्र कटारिया जी, और पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। मौके पर उन्होंने देखा कि कम से कम 35-40 चाकुओं के वार राजकुमारी के शरीर पर हैं। ऐसा लग रहा था कि लूट के उद्देश्य से ही जो भी आया था, जो भी बदमाश आए थे, लूट के उद्देश्य से आए थे। लेकिन राजेंद्र ने सब अपना देखकर बताया कि जहां उनके गहने और रुपए रखे हुए हैं वो अलमारी इंटैक्ट है। इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभवतः वो कुछ नहीं मिला उनको। बहरहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। राजेंद्र ने सबसे पहले ये बताया कि साहब, मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में दरवाज़ा तभी खोलती है जब तक कोई परिचित आदमी न हो। अपरिचित व्यक्ति के लिए वो दरवाज़ा स्वयं नहीं खोल सकती। चूंकि राजेंद्र सर्राफे का बड़ा काम करते थे, उस समय घर पर नहीं थे, और पुलिस को फोर्सिबल एंट्री की कोई भी एविडेंस घर में नहीं मिले। दरवाजे को धक्का देना, दरवाज़ा तोड़ना, दरवाज़ा काटना, कुंडियाँ काटना, सिटकिनी बाहर की तरफ से होल करके खोलना, इस तरह के कोई प्रमाण घर में नहीं मिले। पुलिस को भी यकीन हो गया कि जरूर ऐसे किसी व्यक्ति ने ये काम किया है जो राजकुमारी को या घर वालों को पहले से जानता है, और ये समझकर कि ये फला आदमी आया हुआ है तभी घर का दरवाज़ा खोला गया होगा। और उसके बाद की स्थिति क्या बनी, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, इसलिए फौरन भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस ने फौरन डॉग स्क्वाड और जो क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीमें होती हैं उनको बुलवा लिया। मौके पर आपस में संघर्ष के बहुत ढेर सारे एविडेंस मिले। उनमें से ही एक था जिसमें 3 शर्ट के 3 बटन टूटे हुए फर्श पर मिले। राजेंद्र ने बताया कि हमारे किसी भी शर्ट का बटन इस तरह का नहीं है, यानी मेरे घर से गिरा हुआ बटन नहीं है, ये जो कोई भी आया था उसके बटन हैं, और कुछ बटन में उसके धागे भी लगे हुए थे। तो ये तय हो गया कि आदमी जो बाहर आया था ये उसी के कपड़ों से गिरे हुए या टूटे हुए बटन हैं। संघर्ष के निशान से भी पता लगा कि बहुत जगह धक्का मुक्की इस तरह की बात हुई होगी। शरीर के कपड़ों से भी राजकुमारी के लग रहा था कि वो उसने संघर्ष किया था। धीरे धीरे वहां ऐसे आदमी की तलाश शुरू हुई जो इस परिवार का जानने वाला हो, खासकर राजकुमारी का जानने वाला हो। पहले राउंड में जो घर आने जाने वाले रिश्तेदार, नात, हित, दोस्त, इन लोगों के नंबर लिए गए और नंबर की लोकेशन घटना के दिन निकाली गई, लेकिन कोई भी नंबर कोई भी एविडेंस उससे ऐसा नहीं मिला कि पुलिस आगे बढ़ सके।
फिर पुलिस को जानकारी मिली कि सोनू नाम का एक आदमी है जो अक्सर इस घर पर आता है और वो घर से कुछ दूरी पे रहने वाले एक स्कूल संचालक के यहाँ काम करता है। वो छोटी मोटी प्लम्बरिंग का काम करता है। दिमाग पर बहुत जोर दे के राजेंद्र ने याद किया कि हमारे यहाँ और कौन कौन लोग आते हैं, दूध वाला कौन है, सब्जी वाला कौन है, न्यूज़पेपर कौन डाल जाता है, इलेक्ट्रीशियन कौन है जो कभी कभार छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं उनके लिए आदमी अपने जानने वाले को फ़ोन करके बुला लेता है कि साहब ये कनेक्शन, इस फ्लोर में लाइट नहीं आ रही है, ये ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गई है, ट्यूबलाइट लेते आना, आके लगा देना, इस तरह की छोटी छोटी कामों के लिए। और इसी लिस्ट में सोनू का भी नाम आया कि वो कभी कभी प्लम्बरिंग का काम, जैसे खासकर बाथरूम में जो फिटिंग्स होती हैं उनमें जो दिक्कतें होती हैं वो जल्दी जल्दी होती हैं, उसके लिए बुलाया। बाथरूम और किचन, उसके लिए भी जिस आदमी को, तो पुलिस ने ये सारा डाटा इकट्ठा किया और एक एक करके लोगों से बात करनी शुरू की। जिसको जिसको बुलाया गया या बात की गई सब उपलब्ध रहे, सब ने अपनी बात बताई, जगह बताई, उस तारीख को वो कहाँ थे, किसके साथ थे और अंतिम बार कब उस घर में गए थे। लेकिन सोनू के यहाँ सोनू का न तो नंबर उठा और न ही वो अपने घर पर मिला। ये पूछने पर कि वो कब से नहीं है, लोगों ने वही तारीख बताई जिस तारीख को घटना हुई थी। पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगवाया, लोगों की मदद की और घटना के 9वें दिन 8 जून 2016 को पुलिस ने अन्नपूर्णा दशहरा मैदान से उसको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई, कहाँ थे, क्या थे। थोड़ी देर में ही ये पूछताछ करने में पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी घटना में शामिल है, आप उससे उस दिन की दिनचर्या अगर पूछेंगे तो वो जानबूझकर जगह वो बताएगा जहां से उसका यहां आना संभव न हो। फिर जब वो जगह बताएगा तो उस जगह को वेरीफाई करिए तो ये पता लगेगा अरे यहाँ तो आया ही नहीं था। किसी दोस्त के साथ बताएगा, दोस्त भी मना कर देगा। लेकिन अपनी तरफ से वो पुलिस को भटकाने की पूरी कोशिश करता रहा। बहरहाल जब पुलिस आ गई अपने पे, आप समझ ही सकते हैं, तो फिर उसने बताना शुरू किया कि कटारिया परिवार से उसकी पुरानी जान पहचान है और उसी का फ़ायदा उठाकर वो राजकुमारी के घर गया था। उसके मन में लालच था, उसकी नीयत खराब थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, इकट्ठा पैसों की। बहुत से लोगों के यहाँ वो प्लम्बरिंग के काम के लिए आता जाता था और उसको ये लगा कि ये दिन में अकेली रहती हैं, बड़ी शान व शौकत से रहती हैं, सर्राफा का बड़ा काम है, तो घर में सोना चांदी और नगद पैसा दोनों ही मिल जाएगा। कई दिनों से ये बात उसके दिमाग में चल रही थी और वो जानता था कि जब मैं खटखटाऊंगा या डोरबेल बजाऊंगा तो राजकुमारी को जैसे ही अपना परिचय दूंगा वो दरवाज़ा खोल देगी। और हुआ भी यही। डोरबेल बजी, उसने बताया कि मैं फला हूँ, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के साथ ही उसने अपने जेब से गुप्ती निकाली। गुप्ती एक छोटी सी चाकू होती है जो किसी उसमें डंडे के ऊपर का जो हिस्सा होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, उसी के भीतर एक चाकू नुमा तेज नोकीली चीज़ होती है और उसको आप ऊपर से टाइट कर दीजिए। हाथ में लेके आप उसको वॉक करते समय सवेरे सवेरे, बहुत से बुजुर्ग लोग ये गुप्ती लेकर सुबह वॉक करते हैं। कारण उसका ये है कि अगर किसी कुत्ते ने पीछा कर लिया या किसी चेन स्नेचर का, तो वो उसे खोल के अपने बचाव में उसका उपयोग कर सकते हैं। छोटा सा, इतना छोटा सा बेंत जैसा होता है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। वो भी हाथ में इसी तरह की गुप्ती लिए हुए था। घुसते ही उसने गुप्ती निकाली और ताबड़तोड़ एक के बाद उसने 40 वार किए। ये
उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। पहले दूसरे वार के बाद कॉलर उसका राजकुमारी ने पकड़ लिया, और जब तक वो उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक वो कॉलर पकड़े रही, और इसी छीना झपटी में उसके कई बटन टूट गए, ऐसा उसने बताया। और चूंकि उसका शरीर बहुत दूर नहीं था हत्यारे के शरीर से, तो उसने नज़दीक था, इसलिए उसके कपड़ों में भी निकला हुआ जो खून था, सोनू के कपड़ों में भी वो खून लग गया। जब वो फर्श पर गिर गई और ये लगा कि अब इसमें जान नहीं रही है, और उसने अपनी तरफ देखा तो उसके शर्ट में बहुत ढेर सारा खून लगा हुआ था। वो घर के भीतर गया और राजकुमारी के पति की एक शर्ट टंगी हुई थी, वो शर्ट उसने ऊपर से पहन ली ताकि सड़क पर निकलने पर कोई ये न टोके कि ये खून कैसे लगा हुआ है। और फिर 11 जून को उसने लाल बाग दरगाह के पास उसे नाले में फेंक दिया, शर्ट को, उनकी भी शर्ट को और अपनी जो खून लगी हुई शर्ट थी, दोनों को। मोबाइल के सिम को तोड़कर रतलाम के आगे उसने फेंक दिया, और जो पैंट, और वो सिम तोड़कर फेंक दिया, मोबाइल और अपना पैंट जो घटना के समय पहना हुआ था वो घर में एक पॉलीथीन में लपेटकर कपड़ों के नीचे छिपा दिया। उसके बाद खैर पुलिस ने बरामद किया। अच्छा, चूंकि बहुत देर तक वो रहा तो इसलिए पुलिस ने घटना के बाद जो फॉरेंसिक टीम है उसने 447 फिंगरप्रिंट लिए घर से, 447, जिन जिन चीज़ों को हाथ लगाया गया, जहाँ जहाँ उसका मूवमेंट समझ में आया, जितने भी फिंगरप्रिंट घर में थे उसने सब पुलिस ने उठा लिए। और फिर एक और बहुत अहम गवाह इसमें आया। एक सोनू का दोस्त था सुनील, और सुनील को उसने फ़ोन किया। सुनील उस समय स्मृति टॉकीज में फिल्म देख रहा था। उसने उससे ये कहा कि मेरी मदद करो, मेरी कैसेट उलझ गई है, मैंने एक महिला का मर्डर कर दिया है, हमारी किसी वकील से बात करा दो। ये सुनील से उसने फ़ोन करके हत्या के तुरंत बाद कहा था कि एक महिला का मर्डर हो गया, मेरी कैसेट उलझ गई है, मेरी मदद करो, मेरी बात करा दो। वो उस समय फिल्म देख रहा था। उसने कहा रुको, मैं फिल्म देखने के बाद निकलूँगा, तब तुमसे बात करूँगा। निकलने के बाद जब उसने ट्राई किया तो वो फ़ोन बंद हो गया था। सोनू सरकड़े के इस दोस्त की गवाही इतनी अहम थी, जो उसकी टाइमिंग थी, जो जिस फ़ोन से उसको फ़ोन किया गया था, उसके सीडीआर में, सोनू सरकड़े की सीडीआर में ये फ़ोन बहुत अहम था, और इस दोस्त की गवाही पर ही उसको उसकी सज़ा निर्धारित हुई थी। फिर जो गोकुल सिंह सिसोदिया थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको ये काम दिया गया। उन्होंने उसकी अच्छे से तैयारी की, और उन्होंने ये बताया कि जो शर्ट पे खून लगा हुआ था जो नाले से बरामद हुआ था, और उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई तो वो खून राजकुमारी का ही निकला। इसके फिंगरप्रिंट भी सोनू सरकड़े के फिंगरप्रिंट भी, जो 447 फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे उनमें से 10 या 12 में उसके फिंगरप्रिंट मैच हुए। जो शर्ट इसकी बरामद हुई थी, जो इसने फेंक दी थी, उसमें तीन बटन ही उसके गायब थे, बाकी बटन अपनी जगह थे। इस मामले में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बताया कि राजकुमारी के पति, राजकुमारी की बहन वैजंती, रिश्तेदारों, नज़दीकी लोगों, हाउसमेड, टैंकर चालक, इन लोगों के बयान लिए गए, और कुल 33 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई।
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर प्रशांत राजपूत की भी गवाही हुई और उन्होंने मौत का कारण गुप्ती जैसे हथियार कैसे कोई कह सकता है। एक तो नुकीला बहुत होता है और उसका फल जो होता है, उसका ब्लेड, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, थोड़ा मोटा और गोलाई लिए होता है। जैसे सूजा होता है, सूजा का थोड़ा बृहत रूप। सूजा पूरा सिलिंड्रिकल होता है, ये सिलिंड्रिकल नहीं होता, ये थोड़ा चपटा और काफ़ी जहाँ इसका हत्था होगा वहाँ इसका ब्लेड सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। बहरहाल ये 9 साल से अभी भी उसने ज़मानत के तमाम प्रयास किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं से भी उसकी ज़मानत नहीं हुई और अभी 13 फरवरी को इंदौर जिला कोर्ट में उसे लूट में 10 साल की सश्रम कारावास, हत्या में आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने के आरोप में 3 साल की सश्रम कारावास की सज़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इंदौर ने सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज की घटना देखिए, हत्यारे की फ्री एक्सेस थी घर में, राजकुमारी के घर में उसके फ्री एक्सेस थी। वो छोटे मोटे काम के लिए, खासकर प्लम्बरिंग के काम के लिए गाहे बगाहे घर बुलाया भी जाता था और कभी तीज त्यौहार पर स्वयं भी चला जाता था कि मैं आपका काम करता हूँ। जैसे बाकी लोग होते हैं कि तीज त्यौहार पे कि उन्हें कुछ त्योहारी मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, दिवाली दशहरे पर लोग दिया करते हैं खुशी की वजह से। तो कभी कभी वो अपने से, और ज़्यादातर उसे जब बुलाया जाता था तब वो जाता था। उसको पता था कि वो राजकुमारी के लिए अनजान नहीं है, इसलिए दरवाज़ा उसका खुल जाएगा। उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसे पता था कि सर्राफा का बड़ा काम है, घर में गहने और कैश दोनों हैं। आते जाते उसने शान शौकत उनकी देखी ली थी। उस समय सीसीटीवी का चलन ज़रूर हो गया था, लेकिन उसने इंश्योर कर लिया था कि कहीं किसी जगह पे सीसीटीवी न लगा हो। बल्कि प्लम्बरिंग के किसी काम में उसने ये पूछ भी लिया था, जैसे बहाने से पूछा जाता है कि वो मैंने अपना पेचकस या अपने टूल किट कहीं रख दी है, मैडम सीसीटीवी हो तो ज़रा देख लीजिए कहाँ रख दी, मुझे मिल नहीं रही, मैं भूल गया हूँ। तो नेचुरली राजकुमारी ने या उनके पति ने कहा होगा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। बहरहाल बहाने से पूछकर उसने चेक कर लिया था कि सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसको देखते ही दरवाज़ा खुल गया और वो दाखिल हो गया। अच्छा, ये पता लगाने का कोई साधन नहीं है कि उसने चाबी की डिमांड की या पैसे की डिमांड की या गहने कहाँ रखे हैं ये जानने की कोशिश की, और राजकुमारी के मना करने पर उसने चाकुओं से मारना शुरू किया, या फिर वो तय करके गया था कि पहले घुसते ही उसको मार देंगे तब सामान। हालांकि पुलिस के पूछताछ में ये पूछा गया उससे कि भाई जब तुमने मार ही दिया और गए थे तुम लूटने के लिए, तो तुमने लूटा क्यों नहीं? उसने कहा साहब इतनी देर तक गुत्थम गुत्था हुई, बड़ी मुश्किल से उसने हमारा कॉलर और शर्ट और हाथ का हिस्सा पकड़ रखा था, बड़ी मुश्किल से वो छूटा, मैं घबरा गया और जैसे ही उससे हाथ छूटा और मैं इंश्योर कर लिया मैंने कि मर गई है, वैसे ही मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ये तय करने के लिए न कोई सीसीटीवी थी, न कोई दूसरा बयान देने वाला था। जो उसने बताया कि मैं तय करके गया था और घर पे घुसते ही मैंने उस गुप्ती से वार कर दिया था, और पहले वार के बाद ही राजकुमारी ने विरोध करना शुरू किया। बहुत देर तक वो मेरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करती रही। इसी प्रयास में उसने मेरी कॉलर पकड़ रखा था और घसीटने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे देर लगी उसको अपने आप से अलग करने में। अब इसमें जो समझने वाली बात है या जो सीखने वाली बात है कि देखिए, आप घर के भीतर अपनी प्राइवेसी के लिए तो शायद सीसीटीवी न लगाएं भीतर, लेकिन ऐसे हिस्सों में जहां लोगों का आना जाना है लगा लेना चाहिए। लेकिन घर की एंट्री और एग्ज़िट, अगर एंट्री के सिवा दूसरा कोई एग्ज़िट है बाहर निकलने का, वहाँ पर ज़रूर सीसीटीवी कैमरे लगवा लीजिए। मार्केट में इस समय भरा हुआ है, उपलब्ध है, बहुत सस्ते हो गए हैं
वो ज़रूर लगवा लीजिए। नहीं तो इतने, अगर वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो इतना टाइम न लगता इसको गिरफ्तार करने में, और इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस को इतनी मशक्क़त न करनी पड़ती। दूसरी बात ये कि घर में अगर आप जो मर्द हैं या काम करने वाले हैं, रोज़ जाते हैं बाहर या किसी वजह से बाहर गए हैं, और घर में अकेली लड़की, अकेली महिला या अकेले बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि घर में कोई भी आए, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो एक बार फ़ोन करके घर के उस ज़िम्मेदार व्यक्ति को, अगर कोई नहीं है घर में तो कम से कम किसी रिश्तेदार को या जिनसे आपकी रोज़ बातचीत होती है उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि फ़लाँ आए हैं, बाहर से वो ये काम बता रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा नेचुरल है, जिसको आप बताएँगे अगर वो सब चीज़ों से वाकिफ़ है तो वो कह देगा कि हाँ, हाँ, खोल दो, कोई बात नहीं है। मेरी भी बात करा देना। या फिर ये कहेगा कि नहीं, उनको बता दो कि घर में अभी कोई है नहीं, शाम को आएँगे जब सब लोग आ जाएँगे। वो कोई न कोई चीज़ बता देंगे। दूसरी बात ये है कि दरवाज़े के उस पार जब आप किसी से बात कर रहे होंगे और घुसने वाले व्यक्ति की नीयत अगर ख़राब भी होगी, तो वो इसे जान जाएगा कि भीतर वाले ने किसी न किसी को कम्युनिकेट कर दिया है। मेरा एनोनिमस रहना ये बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम उससे ये होगा कि कोई अनहोनी होने की जो संभावना है उसको टाला जा सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो 12वां एपिसोड होगा वो मैं फिर लाइव करूंगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर 50 के बाद मैं लाइव करता हूं। बस कमेंट में आप लोग ये बता दीजिए कि उसका कोई सब्जेक्ट रखा जाए या पिछले 2-3 बार की तरह सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आप लोग पूछें कुछ और मैं उसका जवाब दूं, वो किया जाए। पर करूंगा 12वां एपिसोड मैं लाइव ही। बस कल परसों की बात है। अगर मैं रहा यहाँ लखनऊ में तो कल ही करूँगा इसे, और अगर नहीं रहा तो एक आध दिन बाद कर पाऊँगा। आशा है आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे कि मुझे किस सब्जेक्ट पर लाइव सेशन आपके सामने गुजारना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।